What's up everyone? Welcome back to the channel। मुझे पता है आप लोग इसी वीडियो का इंतजार कर रहे थे, बट आज जितनी भी वीडियोस आएंगी वो सब वर्थ वॉचिंग होगी। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, तुम लोग इतना कर लो, तुम्हारा कैश फ्लो एनपीओ ये दो टॉपिक्स हमें आज करने हैं, इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे, बस इतना पोर्शन अच्छे से कर जाना। तो चलिए अभी ध्यान से एक कैश फ्लो का तुम्हें क्वेश्चन कराता हूं। मैं 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा बड़े और 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा छोटे। तुमने इतना कर लिया, दिस इज सफिशिएंट, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, दिस इज माय गारंटी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अब कैश फ्लो के क्वेश्चंस के साथ। जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठो और मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है बेसिक्स आपने रात को देख लिए होंगे। चलिए लेट्स बिगिन। कैश फ्लो का क्वेश्चन करना कैसे है? सबसे पहले तो फॉर्मेट बना लेना कि कैश फ्लो में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाना, ठीक है। कैश फ्लो के फॉर्मेट में आप सबसे पहले यहां पे ए लिख देना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, B, cash flow from investing activities, और तीसरा लिख देना cash flow from financing activities। ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये सबसे पहले काम कर लेना, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। उसके बाद सबसे ऊपर लिख देना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फुल फॉर्म में लिखना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है। उसके बाद लिख देना यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। उसके बाद ये हेडिंग डालना, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। इतना काम पहले करना। उसके बाद एक वर्किंग नोट बनाना, इस वर्किंग नोट में लिख देना कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। इतना काम सबसे पहले कर देना फुल फॉर्म्स में, ठीक है। ये एक नोट बना लेना, सही। उसके साथ साथ ये फॉर्मेट बना लेना, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, यहाँ पे एनपीबीटी और एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कर लेना। मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा ये सब बड़े क्वेश्चंस हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये क्वेश्चंस करके आपका एक एक पॉइंट कवर हो जाएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में सिर्फ 2 एडजस्टमेंट्स आएंगी, तीसरी भी नहीं होगी, ओनली 2 एडजस्टमेंट्स विल बी देयर, ठीक है। तो ये फॉर्मेट बनाना है, मेन बातें याद रखनी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी बेटा जी, वो एडजस्टमेंट अगर नीचे माइनस हुई है तो ऊपर प्लस होगी, 2 जगह जाएगी। नीचे प्लस हुई है तो ऊपर माइनस होगी, मतलब वो एडजस्टमेंट यहां तो आएगी। अब अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस, यहां प्लस है तो यहां माइनस। ये आप अपने माइंड में सेट रखना कि एडजस्टमेंट 2 जगह जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि इन्वेस्टिंग में क्या क्या चीजें आती हैं। इन्वेस्टिंग में फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, बस ये याद रख लेना, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन्स, कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने होते हैं। शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन्स यहाँ पे आते हैं, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ, बाकी सब यहाँ। अभी तुम्हें एडजस्ट करना सिखा दूंगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कहाँ से करना है, कैसे करना है, आ जाओ। ये पहला सवाल है जो हमें ध्यान से देखना है। देखो सवाल कहां से शुरू होता है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ XYL लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट 31 मार्च 2018-17। ईयर ध्यान से देखना, 17 पिछला साल है, 18 अब का साल है। अब मैं आपको बोलूं आपके पास पिछले साल में 100 रुपए, इस साल 120 रुपए, तो 20 आ गए ना, है ना। बस आपको ये देखना है पैसा आ रहा है या जा रहा है, सिर्फ इतना देखना है, ओके। चलो सबसे पहले मेरे पास आ रहा है इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। अब देखो मिल गया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपके पास पिछले साल 450 था, अब आपके पास 5 लाख है। मेरे पास शेयर का जो पैसा है पिछली बार 450 था, 5 लाख है, तो पैसा आ गया ना, शेयर कैपिटल का पैसा आ गया। अब आपको क्या देखना है कि आपने यहाँ पे कहाँ पे शेयर कैपिटल का ही लिखा है, ये लिखा हुआ है देखो, है ना। शेयर कैपिटल हमेशा यहाँ आएगा,
पैसा आ गया तो शेयर से पैसा कब आएगा, आपने नए शेयर जनता को दिए होंगे, तो आप लिखोगे इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स 50,000 आ गए तो प्लस में लिख दो, बस काम खत्म। 50,000 यहाँ आपने प्लस में लिख दिया। ओके चलो अब वापस चलते हैं पीछे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें नोट नंबर 1 डला हुआ है। ठीक है, नोट नंबर 1 मतलब बैलेंस शीट के नीचे होगा वो, ये रहा नोट नंबर 1। अब देखो नोट नंबर 1 में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस और जनरल रिजर्व। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस करंट ईयर का 48, प्रीवियस ईयर का 30। करंट ईयर का 48, प्रीवियस ईयर का 30, 48 और 30, इसको यहां लिखना है 48 माइनस 30, ये हो गया 18। ठीक है, 48 माइनस 30 ये हो गया। इसमें 4 चीजें याद रखना जुड़ती हैं, टिप, TIPP, ये टिप जुड़ता है। इन 4 में जरूरी नहीं है कि चारों होंगी, लेकिन बस याद रखना करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप। ये टिप क्या है, ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर कोई पैसा आपने प्रॉफिट से निकाल के रिजर्व में डाला हो वो जोड़ दो। इंटरिम डिविडेंड, कोई इंटरिम डिविडेंड दिया हो वो जोड़ दो। प्रपोज डिविडेंड, कोई प्रपोज डिविडेंड दिया हो वो जोड़ दो। प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर आपने इस साल कोई प्रोविजन बनाया है टैक्स के लिए तो वो जोड़ दो। याद रखना बस बेटा जी, कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और इसमें क्या जोड़ना है, टिप, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके चलो अब चलते हैं हम वापस से। देखो ये कर लिया करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब रिजर्व में देखो पिछले साल थे 20,000, इस साल है 70,000। 40 से 70 हो गया, कितना पैसा रिजर्व में गया, अगर 40 से 70 हो गया तो रिजर्व में 30,000 और डल गए, तो वहां पे ट्रांसफर टू रिजर्व में 30 जोड़ दो। ट्रांसफर टू रिजर्व में यहाँ पे कितना प्लस कर दो, 30,000, ये कर दिया। ये तीनों जब आएंगे तब देखेंगे। ठीक है, देख रहे हो मैंने क्या करा है अभी तक, मैंने पहला काम कर दिया। पहला काम मैंने क्या करा, ध्यान से देख लो बेटा जी, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से चीजें बनानी है। पहला काम करा मैंने, शेयर कैपिटल एडजस्ट कर दिया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस से एनपीबीटी निकलता है हमेशा। ठीक है, चलो अब आ गए करंट लाइबिलिटीज में। करंट लाइबिलिटीज कहाँ पे एडजस्ट होती हैं सर, देखो मैं तुम लोग को याद दिलाता हूँ। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज यहाँ पे एडजस्ट होते हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, वो हमेशा यहाँ एडजस्ट होंगे। और इसमें क्या ट्रीटमेंट है, करंट लाइबिलिटी में सीधा सीधा अगर बढ़ी तो आप भी प्लस कर दो, कम हुई तो आप भी कम कर दो। और करंट एसेट में उल्टा, बढ़ा तो आप कम कर दो, कम हुआ तो आप बढ़ा दो। ये माइंड में सेट रखना, इसी ऑर्डर में चलेगा पूरा का पूरा काम। ठीक है, अच्छा करंट लाइबिलिटी में सीधा सीधा हिसाब किताब। चलो अब देखते हैं करंट लाइबिलिटी है कौन सी। करंट लाइबिलिटी है ट्रेड पेबल। 117 से 149 हो गया, 17 से 49 तो बढ़ गया, बढ़ गया तो हम भी बढ़ा देंगे। करंट लाइबिलिटी सीधा सीधा 17, 27, 37, 47, 32, 32,000 से बढ़ गया तो हम भी बढ़ा देंगे। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 32 से बढ़ गया, इनर कॉलम में आप इसको यहां लिख दोगे। ठीक है, ऐड में बड़ा है तो हम भी बढ़ा देंगे। चलो वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है वापस से क्वेश्चन, अब आ गया बेटा जी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, ये क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ब्रैकेट में लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, ब्रैकेट में क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, अब प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए मुझे आपको एक पॉइंट समझाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए एक पॉइंट समझो, क्योंकि आज मैं इस क्वेश्चन में सब कवर कर रहा हूं। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स होता है बेटा कि आपने टैक्स के लिए पैसा निकाल के साइड में रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें ना दो केस बनते हैं, एक होता है नो एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट ही ना हो, एक होता है एडजस्टमेंट हो। याद रखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स में कितने केस बनते हैं, दो केसेस, एक बार कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक बार एडजस्टमेंट है। ठीक है, अब अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो बहुत सिंपल है, जो पिछले साल आपने प्रोविजन बनाया होगा, भाई अगर मुझे अगले साल कोई खर्चा करना है तो पिछले साल तो जोड़ूंगा वो पैसा, है ना भाई। मुझे फॉर एग्जांपल अगले साल कहीं घूमने जाना है तो पैसा अगले साल थोड़ी ना जोड़ूंगा, आज जोड़ूंगा उसके लिए पैसा, राइट। तो अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो पिछले साल का जो प्रोविजन है उसको मानो टैक्स पेड, कि हमने ये टैक्स इस साल दिया तभी तो पिछले साल जोड़ा था। और जो अभी आप जोड़ रहे हो वो होगा प्रोविजन फॉर टैक्स अगले साल के लिए, वो नेक्स्ट ईयर के लिए हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होता है
और ये एनपीबीटी में जुड़ता है। एनपीबीटी में टिप था ना, टिप में एक प्रोविजन फॉर टैक्स था, ठीक है। अब अगर एडजस्टमेंट हो, एडजस्टमेंट में क्या होता है, एडजस्टमेंट में इन दोनों में से एक दिया होता है, एक दिया होता है बैलेंस में, तो फिर क्या करना है, फिर आपको एक सिंपल सा अकाउंट बना लेना है। फिर आपको क्या करना है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना है। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट कैसे बनता है सर, बहुत ही आसान, यहाँ पे लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जितना ओपनिंग बैलेंस है, ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस, पिछला वाला बैलेंस, ठीक है। और यहाँ पे लिखना टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो क्लोजिंग बैलेंस है। देखो बैलेंस ये है ना, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर वाला ओपनिंग होता है, करंट ईयर वाला क्लोजिंग होता है, ठीक है। तो अगर एडजस्टमेंट नहीं है फिर तो बड़ा आसान है, पिछले साल जो पैसा जोड़ा वो इस साल पे कर दो, जो इस साल जोड़ रहे हो वो प्रोविजन फॉर टैक्स मान लो। लेकिन अगर एडजस्टमेंट हुआ तो ये अकाउंट बनेगा, ये बैलेंस होंगे। फिर अगर आपने टैक्स दे दिया, नीचे अगर लिखा हुआ टैक्स पेड, एडजस्टमेंट में दो ही चीजें होंगी, या लिखा होगा टैक्स पेड या लिखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स। तो अगर टैक्स पेड लिखा है उसको यहाँ लिख देना टू बैंक, यहाँ पे लिखना टैक्स पेड, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। और अगर प्रोविजन लिखा हुआ तो लिख देना यहाँ पे बाय P&L प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर ये दिया हुआ तो फिर ये बैलेंस में निकाल देना, इन दोनों को प्लस करके ये माइनस कर देना। अगर ये ना दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो इन दोनों को प्लस करके ये माइनस कर देना, ये निकल जाएगा, ठीक है। यही तरीका है प्रोविजन फॉर टैक्स का, वेरी सिंपल सा काम। अब देखो क्या क्या हमें क्वेश्चन में दिया है, देखो कैसे दिया होगा, इस प्रकार से। देखो ये दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स, पिछले साल 40, इस साल 50, यानी पिछले साल 40 जोड़ा था, इस साल 50 जोड़ा है। अब देखो अगर सपोज क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो मैं इसको मान लूंगा टैक्स पेड, पिछले साल जोड़ा था ये टैक्स पेड, और इसको मान लूंगा प्रोविजन जो हमने इस साल बनाया। अब चेक करते हैं एडजस्टमेंट में कुछ है क्या। एडजस्टमेंट सबसे नीचे होती है, देखो एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, इनकम टैक्स ऑफ 30,000 हैज बीन पेड। 35,000 का इनकम टैक्स पेड गिवन है, टैक्स पेड गिवन है, समझ रहे हो। तो बैलेंस भी है और एडजस्टमेंट भी है, बैलेंस भी है और एडजस्टमेंट भी है, तो अकाउंट बनेगा, ठीक है। टैक्स पेड 35 दिया हुआ है, और था कितना कितना 35 दिया हुआ है, 40 और 50 था। तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे 40,000 ओपनिंग बैलेंस, यहां लिख देंगे 50,000 क्लोजिंग बैलेंस, 35 टैक्स पेड दिया हुआ है तो उसको यहाँ लिख दो, उसको यहाँ लिख दो। ये निकाल सकते हो बैलेंस में, है ना, ये बैलेंस में निकाल लो, चलो निकालो फटाफट। 50 प्लस 30 85,000, 85 माइनस 40 45,000, ये मैंने बैलेंस में निकाल लिया। सपोज ये 45 दिया होता तो ये 35 बैलेंस में निकाल लेते, समझ रहे हो। एडजस्टमेंट में कुछ होगा ही नहीं, या तो सिर्फ बैलेंस होंगे, अगर बैलेंस हुआ तो प्रीवियस वाला टैक्स पेड होता वो ऑपरेटिंग में से ही माइनस है, और अभी वाला एनपीबीटी में ऐड। बैलेंस के साथ एडजस्टमेंट है तो ऐसे एक अकाउंट बनेगा, ओके। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, ये एडजस्टमेंट है बच्चे, अगर एडजस्टमेंट है तो दो जगह जाएगा, एडजस्टमेंट है तो दो जगह पे जाएगा, ठीक है। एक तो ये यहाँ पे आ गया, अकाउंट में आ गया, ये तो कहीं नहीं जाने, ये बैलेंसेस कहीं नहीं जाएंगे। एक तो ये आ गया टैक्स पेड, तो टैक्स पेड एक बार तो यहाँ आ गया, दूसरी जगह कहाँ पे जाएगा, ऑपरेटिंग में माइनस होता है सबसे ऊपर, यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे माइनस होता है टैक्स पेड। कितना टैक्स पेड है, 35,000, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रोविजन निकल के आया, प्रोविजन कितना निकल के आया, प्रोविजन निकल के आया 45,000। ये जो 45,000 प्रोविजन निकल के आया है, ये प्रोविजन मैंने आपको बताया था कहाँ पे जुड़ता है, टिप में, टिप 45,000 ये लिखा हुआ है, देखो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स, ये यहाँ पे ऐड हो गया। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में यही एडजस्टमेंट्स होती हैं, लाइबिलिटीज में यही एडजस्टमेंट्स होती हैं। एक ही क्वेश्चन में सब कुछ कवर हो जाएगा, बड़े ध्यान से करके चलना इस सवाल को, ठीक है। देखो हमने क्या क्या कर लिया बेटा जी, शेयर कैपिटल डन, फाइनेंसिंग में जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस से एनपीबीटी निकलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। करंट लाइबिलिटीज सबसे ऊपर, बड़ी तो हम भी प्लस करेंगे, कम हुई तो हम भी माइनस करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने आपको समझा दिया। चलो लाइबिलिटी का साइड खत्म भी हो गया, अब एसेट्स में चलते हैं। एसेट्स में क्या क्या है, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स में टेंजिबल, नोट नंबर 2। टेंजिबल में क्या क्या दिया हुआ है, चलो देखते हैं। नोट नंबर 2 में हमारे पास क्या क्या है, लैंड बिल्डिंग है और प्लांट है।
लैंड बिल्डिंग और प्लांट, क्या इन पे एडजस्टमेंट्स भी हैं? चेक करेंगे क्या इन पे एडजस्टमेंट है। डेप्रीसिएशन लगना है प्लांट पे, लैंड बिल्डिंग पे, हाँ दोनों पे डेप्रीसिएशन लगना है। लैंड बिल्डिंग है हमारे पास और प्लांट है, चलो इनका अकाउंट बना लो, इनके दोनों के अकाउंट बना लो, लैंड बिल्डिंग और प्लांट के दोनों के ही हम अकाउंट बना लेंगे। एसेट्स के हमेशा अकाउंट बनाने की आदत डालो। एक अकाउंट लैंड बिल्डिंग का बना लेते हैं, ये बना दिया लैंड बिल्डिंग का। एक अकाउंट प्लांट का बना देते हैं, ये बना दिया प्लांट का। यहां पे लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सर उसका ओपनिंग बैलेंस तो उधर आया था बेटा, जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो लाइबिलिटी होती हैं, उनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में होगा, एसेट्स का हमेशा डेबिट में होगा, ठीक है, ये याद रखना। अब इनका ओपनिंग बैलेंस कितना कितना है? लैंड बिल्डिंग का ओपनिंग क्लोजिंग, लैंड बिल्डिंग है 2,170,000, 2 लाख का ओपनिंग है, 170 का क्लोजिंग है। और प्लांट का कितना है? प्लांट का है 80 और 2 लाख, 80,000 और 2 लाख। ऐसे आप क्या करते हो? ऐसे आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखते हो, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना, अगर कभी भी एसेट का वैल्यू कम हुआ तो इधर, बढ़ा तो इधर, बस ये याद रखना। ओपनिंग बैलेंस जिधर लिखते हैं ना उधर कोई भी चीज बढ़ती है। देखो फॉर एग्जांपल ये प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट था, हमने इधर ओपनिंग बैलेंस लिखा था ना, तो और प्रोविजन बनाया तो प्रोविजन बढ़ेगा, तो ये इधर ही आया था, राइट। जिधर भी ओपनिंग होता है ना उधर वो चीज बढ़ती है, क्लोजिंग वाली साइड वो चीज कम होती है। देखो टैक्स पे करा तो प्रोविजन में से टैक्स पे होगा ना, कम होगा ना, इसीलिए इधर आया था। लॉजिक्स को पकड़ना, अकाउंट्स में लॉजिक्स का खेल है। आओ अब देखते हैं इस पे क्या एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है बस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना कितना है? डेप्रीसिएशन 10,000 तो है प्लांट पे, 10,000 प्लांट पे है, 20,000 लैंड एंड बिल्डिंग पे है। 10,000 प्लांट पे, 20,000 लैंड एंड बिल्डिंग पे। तो प्लांट पे 10,000 बाय डेप्रीसिएशन 10,000, 20,000 इधर है, बाय डेप्रीसिएशन 20,000, ठीक है। इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्थ का केस भी आता है, वो मैं सेकंड क्वेश्चन में कराऊंगा। पहले तुम इतना सीखो अच्छे से, इसकी प्रैक्टिस करो पहले अच्छे से, ठीक है। चलो ये वाला काम भी हो गया हमारा, और कोई एडजस्टमेंट इस पे था नहीं, राइट। अब आप सोचो खुद, 2 लाख का आपके पास शुरू में लैंड बिल्डिंग थी, 20,000 से कम हो गई, तो 2 लाख में से 20 कम हो गई तो 180 बची, और मेरे पास अब लास्ट में बची है 170 की, तो 10,000 की कहाँ गई? 10 की और बिक गई, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा बाय बैंक, ये सेल निकल आया। ये क्या निकल के आया? सेल। कितना? 10,000। एक तो ये बैलेंस पे निकाला मैंने, ओके। अब यहाँ देखो 80 का था शुरू में, 10 का डेप लग गया, 70 बचना चाहिए था, यहाँ बच रहा है 2 लाख। इतना ज़्यादा बच रहा है, क्यों बच रहा है? क्योंकि आपने और ख़रीदा होगा। टू बैंक, इस बार बैलेंस इधर आया, ये आ गया परचेज, ठीक है। तो 80 का था 70 का हो गया, और दिख रहा है 220, इसका मतलब 130 और ख़रीदा होगा। आप सिंपली इन दोनों को प्लस करके ये माइनस कर देना, ये भी बैलेंस में आ गया, ठीक है। ये भी बैलेंस में आ गया। अब देखो इसको कहाँ कहाँ पे लिखते हैं, इनको लिखना सीखना बेटा। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं इन अकाउंट्स में, या वो ऑपरेटिंग में जाती है या इन्वेस्टिंग में जाती है, वो कभी भी फाइनेंसिंग में नहीं जाती, ये बात याद रहेगी। या ऑपरेटिंग में या इन्वेस्टिंग, वो कभी भी फाइनेंसिंग में नहीं जाएगी, ठीक है। अब देखो बैलेंस कहीं नहीं जाते बेटा जी, प्लीज़ कृपया करके ये जो मैंने कट्स लगाए हैं ना, ये आप एग्जाम में मत लगाया, नहीं तो टीचर को लगेगा आपने इसको काटा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाए हैं, ठीक है। अब देखो ये जो बैलेंस हैं, एक ये बैलेंस, एक ये बैलेंस, ये कहीं नहीं जाते, ये बैलेंस कहीं नहीं जाते। क्या ट्रांसफर होता है? एक तो ये सेल ऑफ एसेट, एक परचेज ऑफ एसेट। सेल है 10,000, परचेज है 130। देखो ये लिखा हुआ है एसेट्स, है ना इन्वेस्टिंग में, तो सेल ऑफ एसेट्स, एसेट कौन सा था? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, और एक है परचेज ऑफ प्लांट। अब सोचो लैंड एंड बिल्डिंग बेचा तो पैसा आया होगा, आया मेरे पास पैसा,
तो 10,000 रुपये यहाँ पे पैसा आ गया। खरीदा तो पैसा गया, ये माइनस में लिखूंगा 130, ये पैसा गया मेरे पास से। ओके चलो, उसके बाद सर ये सब एडजस्ट कर दिया हमने, सेल परचेज डाल दिया। अब क्या बच गया? बस डेप्रीसिएशन बच गया। क्या बच गया? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन याद रखो 20 ये, 10 ये, 30 का डेप्रीसिएशन। ये एक नॉन कैश आइटम है। कैसा आइटम है? नॉन कैश। तो 20 और 10 नॉन कैश, ये लिखा हुआ है देखो। डेप्रीसिएशन यहाँ प्लस होगा। डेप्रीसिएशन पूरा लिख देना आप, 21 और 10 1। किस चीज़ पे डेप्रीसिएशन है यहाँ पे आप मेंशन कर देना, ठीक है। 21 10 1, ये हमने डेप्रीसिएशन यहाँ पे प्लस कर दिया। परफेक्ट हो गया। ये हमेशा प्लस होता है डेप्रीसिएशन, ठीक है जी। इसके बाद चलो ये भी डन है, अब आगे चलते हैं। आओ जी, ये भी डन हो गया जी, बहुत बढ़िया। फिक्स एसेट्स टेंजिबल हो गया। इनटेंजिबल का नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में आपको क्या दिखाई दे रहा है? नोट नंबर 3 में आपको गुडविल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें आपको एक पॉइंट बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट लिख लेना अपनी कॉपी में, जहाँ पे भी आप नोट लिख रहे हो एक नोट लिख लेना, इंपॉर्टेंट नोट्स उसी में ऐड कर लेना। इनटेंजिबल एसेट के बारे में, इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में बेटा, इसके बारे में ना हमेशा ही इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट गिवन होगी आपको, अधूरी जानकारी होगी। तो क्या करना है? अगर इनटेंजिबल एसेट बड़ा है तब तो आप उसको परचेज ऑफ एसेट मान लो। अब एसेट खरीदा है तो कहाँ पे जाएगा वो? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। लेकिन अगर वो कम हो गया हो तो उसको आप सेल मत मानना, क्योंकि बिजनेस चले चले यूजुअली हम अपनी गुडविल वगैरह बेचते नहीं है, नहीं बेचते, उसको सेल मत मानना, उसको मानना इनटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब कम हो गया तो लॉस हो गया, ये एक नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। नॉन ऑपरेटिंग लॉस है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग में क्या होता है? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एडजस्ट होती हैं, सही है। वो प्लस होता है वहां पे एक्सपेंसेस और लॉसेस, और माइनस होते हैं वहां पे इनकम्स और गेन्स। इस क्वेश्चंस में साथ साथ मैं आपका रिवीजन भी करा रहा हूं हर कॉन्सेप्ट का, तो ऑपरेटिंग में ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर बढ़ गया तो मानेंगे परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, कम हो गया तो मानेंगे इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, ठीक है। चलो देखते हैं अब हुआ क्या है। यहां पे गुडविल जो है वो 115 से 90 कम हो गया। अगर कम हो गया तो क्या मानना है? राइट ऑफ, नुकसान हो गया। 115 से 90, 90, 1,25,000 रुपए कम हो गया। 25,000 कम हो गया तो सबसे ऊपर ऐड कर दो, सबसे ऊपर ऐड कर दो। यहां पे ऐड कर दो गुडविल रिटर्न ऑफ 20, 10, 25 बाहर ही लिख सकता हूं इसको तो मैं। 20, 10, 25,000 गुडविल रिटर्न ऑफ आ गया, ठीक है। चलो अब चलते हैं वापस से क्वेश्चन पे। अब हमने ये भी कर लिया, परफेक्ट हो गया हमारा काम। हम एसेट्स में कहाँ तक पहुँच चुके हैं? टेंजिबल भी हो गए, इनटेंजिबल भी हो गए। अब आ गए करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स ऊपर लिखवाए हुए, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी तो अगर बढ़ी तो मैं भी बढ़ाऊंगा, कम हुई तो मैं भी कम करूंगा। एसेट बढ़ा तो उल्टा है ना। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 77 से 109, 77 से 109 कितना बढ़ गया? 32,000 से बढ़ गया। 32,000 से इन्वेंट्री बढ़ गया। अगर बढ़ गया तो हम घटाएंगे, इंक्रीज इन इन्वेंट्री हम 32 से माइनस कर देंगे। अरे वाह, एक 32 प्लस हुआ, एक 32 माइनस हो गया, नील हो गया। अभी तक देखो करंट एसेट बढ़ा तो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब पिछला क्या है? इन्वेंट्री का काम हो गया। ट्रेड रिसीवेबल 180 से 230, ये 50,000 से बढ़ गया। बढ़ गया तो हम फिर कम कर देंगे, बढ़ गया तो हम फिर कम कर देंगे। यहीं पे लिख देता हूँ, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 50,000, ये 50,000 भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या गिवन है? उसके बाद गिवन है बेटा जी हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अभी कोई रोल नहीं है, वो सबसे लास्ट में होता है, इसकी जरूरत अभी नहीं है। चलो ठीक है। जनरल रिजर्व, अब नोट्स देख लो, ये हो चुका है, एनपीबीटी में काम आता है। टेंजिबल एसेट, लैंड बिल्डिंग प्लांट, ये हो चुका है। इंटेंजिबल ये हो चुका है। एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक करेंगे बेटा जी, अब कोई रह तो नहीं गया।
एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग ये डेप्रीसिएशन वाला काम कर चुके हैं, बस डेप्रीसिएशन और इनकम टैक्स कर चुके हैं। अब सबसे पहले क्या क्या रहा है, पहली बात कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी प्रपोज डिविडेंड। कौन सा रह गया है, प्रपोज डिविडेंड। बच्चों प्रपोज डिविडेंड याद रखेंगे, करंट ईयर का आपको कुछ नहीं करना, करंट ईयर का आपको कुछ भी नहीं करना, इसको जस्ट काट देना, जाते ही पेपर में दिखे ही ना तुम्हें, ऐसे गायब कर देना, ठीक है। जो पिछले साल वाला है वही दो जगह जाएगा, जो पिछले साल वाला है वही दो जगह जाएगा। यही डिविडेंड पेड है, आपने पे करा डिविडेंड। सर डिविडेंड किसको देते हैं, डिविडेंड तो शेयर होल्डर को देते हैं। अगर किसी ने मेरे शेयर खरीदे होंगे उसे डिविडेंड दूंगा ना। दूसरा, अगले साल के लिए प्रपोज कर दो, अगले साल के लिए पैसा बचा के रखो, प्रपोज्ड भी यही होगा। बस याद रखना प्रीवियस पे ही डिविडेंड पेड होता है, प्रीवियस पे ही डिविडेंड प्रपोज होता है। अगर परसेंटेज दियो सर 10%, तो 10% प्रीवियस ईयर वाली शेयर कैपिटल पे लगाना है, ठीक है। 42,000 डिविडेंड पेड, 42,000 डिविडेंड प्रपोज्ड। सर इसको कहाँ पे लिखते हैं भाई, एक तो शेयर कैपिटल में, क्योंकि शेयर पे देते हो आप, तो यहाँ पे लिखोगे डिविडेंड पेड 42,000 डिविडेंड दिया तो माइनस कर दो, प्लस टिप में ये होता है, टिप में प्रपोज डिविडेंड होता है 42,000, ये प्लस करो, ठीक है। देखो टिप में ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। चलो अब देखते हैं और क्या है। एक एडजस्टमेंट तो आपने कर दिया, उसके बाद इंटरिम डिविडेंड भी दिया है। इंटरिम क्या होता है सर, साल के बीच में अगर कोई प्रॉफिट हो जाए ना बच्चों, उस पे जो डिविडेंड दिया जाता है उसे इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। पैसा गया फिर से शेयर होल्डर को दिया आपने, कितना दिया 20,000। एडजस्टमेंट है तो दो जगह जाएगा, तो सबसे पहले तो ये देखो ये लिखा हुआ है इंटरिम डिविडेंड, यहाँ जोड़ो 20,000 टिप में, और इंटरिम डिविडेंड 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 इंटरिम डिविडेंड पेड 20,000 यहीं पे माइनस कर दो। समझे मैंने क्वेश्चन क्यों कराया, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर, मजा आ जाएगा तुम्हें, तुमने अच्छे से ये कर लिया, कट ही नहीं सकते मार्क्स, अच्छे से करके चलो। चलो इसके बाद क्या है, इंटरिम डिविडेंड भी हो गया, इनकम टैक्स भी हो गया, ये भी हो गया, प्रपोज डिविडेंड। बस बचा रेंट रिसीव। रेंट कितना मिला मुझे 10,000, 10,000 का रेंट मिल गया। सर रेंट कब मिलेगा मुझे बताओ, अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट होगी, आपकी कोई बिल्डिंग होगी, उसी पे तो रेंट मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट तो यहाँ आता है ना। तो रेंट रिसीव्ड मिला है तो 10,000 प्लस में, और एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया था, अगर नीचे माइनस तो ऊपर प्लस, नीचे प्लस तो ऊपर माइनस। देखो ये डिविडेंड दोनों यहाँ पे माइनस हुए हैं, तो वहाँ एनपीबीटी में प्लस हुए हैं, ये यहाँ पे प्लस हुआ है, तो रेंट रिसीव्ड ऊपर होगा माइनस, यहाँ पे होगा लेस, रेंट रिसीव्ड 10,000 ये माइनस हो जाएगा। ओके डन हो गया, बस हो गया सारा काम, सब कुछ कर लिया हमने। चलो अब एनपीबीटी बता दो सर कितना आएगा फाइनल एनपीबीटी। चलो जी फाइनल एनपीबीटी निकालते हैं। 0 0 0 0 चलियो 5 2 7 7 और 8 15 5 1 5 4 9 2 11 12 13 14 और 1 15 1,55,000 का एनपीबीटी आ गया। 1,55,000 का हमारे पास एनपीबीटी आ गया। इसको कहाँ रखेंगे, यहाँ पे 155 ये एनपीबीटी आ गया बच्चे मेरे पास। इसके बाद आपको ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इसमें प्लस और माइनस करने हैं, तो कितना आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, नहीं इसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्या निकल के आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा 155 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 25 माइनस 10, 2 लाख रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब ये 32 से 32 खत्म, 50,000 माइनस हो जाएगा बस यहाँ से, 50,000 ये माइनस हो जाएगा और 35 का इनकम टैक्स माइनस हो जाएगा। तो 2 लाख माइनस 35,000 माइनस 50,000, 115,000। इसको मैं 115,000 और यही बाहर 115,000 ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर पॉजिटिव में आए तो कैश फ्लो लिख के आना,
नेगेटिव में आए तो कैश यूज लिख के आना, ठीक है। चलो इन्वेस्टिंग में चेक करो, ये ऑपरेटिंग हो गया काम हमारा ऑपरेटिंग का। अब इन्वेस्टिंग देखो 130 माइनस का और 20 प्लस का, तो 110 माइनस का आ जाएगा, बस 110 माइनस का यहाँ कर दो, ये माइनस का 110, ठीक है। उसके बाद यहाँ लास्ट 50 में से 42 गए तो 8 बचा, 8 में से 20 गए तो 12 बचा नेगेटिव, ये 12 नेगेटिव यहाँ पे आ गया, ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब आपको क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी, अब क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी। कितना आया a प्लस बी प्लस सी, 1,10,000, 12,000, एक 22, एक 22 और एक 15, माइनस का 7,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 7,000, माइनस का 7,000 हो गया बच्चों। अब इसमें जोड़ो ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने गिवन है, वो बिल्कुल लास्ट में गिवन थे ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने दिए हैं, बिल्कुल लास्ट में। ओपनिंग 25,000 ओपनिंग में है और क्लोजिंग में देखो 18, ओपनिंग के 25, क्लोजिंग के 18, ओपनिंग के 25 है बेटा, तो 25 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 18 बचेंगे ना। और देखो हमारे पास क्लोजिंग में भी कितने गिवन थे, 18 ही थे, तो ये मैच हो जाता है। अगर आपका ये दोनों प्लस करके क्लोजिंग के बराबर आ जाए ना, तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक है, बिल्कुल समझ में आया। तो दिस इज हाउ कैश फ्लो का क्वेश्चन करना है। मैंने इसमें आपको पता है कौन कौन सी एडजस्टमेंट करा दी, एसेट्स वाली भी करा दी, इसके साथ साथ मैंने आपको इसमें प्रपोज डिविडेंड की भी करा दी, इसके साथ साथ प्रोविजन फॉर टैक्स की भी करा दी, इसके साथ साथ एनपीबीटी पूरा समझा दिया कैसे निकलता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था और मुझे पूरी उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से करा होगा, ठीक है। तो एक तो इसको रेडी करना, सही, एक इसको रेडी करना। एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ मैं, होमवर्क क्या है, जब ये पूरा हो जाए तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, ठीक है, उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन कराया है, तो वो क्वेश्चन करना। इतने आप ये सॉल्व करो, मैं आगे आपके पास एक वीडियो और लेके एक और नए क्वेश्चन के साथ। तो कैश फ्लो पक्का करेंगे और पूरे नंबर लेके चलेंगे भाई, कैश फ्लो में मार्क्स नहीं कटने दूंगा, तुम्हारी गारंटी है। तो ये क्वेश्चन पूरा तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, बेसिक्स देखने के बाद दिक्कत नहीं आएगी। जो दिक्कत है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पर और क्लैरिटी देता हूं तुम लोगों को, ठीक है। इतना करो, मैं आ गया एक नया क्वेश्चन लेके। ऑल द बेस्ट।